Friends, today's I will discuss the ninth lecture of basic mathematics, and in this lecture we will discuss about the graph of logarithmic function and logarithmic equation and logarithmic inequation. So let me start. बट मैं उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपको और बता दूं कि हमने इसके पहले क्लास में ना जो लॉगरिथम के बारे में हमने बताया था आपके पास और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज बताया था, प्रॉपर्टीज को कुछ प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका बताया था। तो और उसी से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम आई मीन टू से आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। एक्चुअली आईआईटी लेवल का बस नाम का है, एक्चुअली है ये बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉब्लम ही। तो आइए इस प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में मैं ये बोल दूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by log base 2 argument n plus 1 by log base 3 argument n plus 1 by log base 4 argument n plus up to 1 by log base 20 argument n if मैं यहां पे ये बात बोल देता हूं कि n इक्वल टू 2020 का फैक्टोरियल, आई मीन टू से 2020 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे को इसका वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेके चल सकते हो कि लेट मैं मान लेता हूँ x इक्वल टू 1 बाई लॉग बेस 2 आर्गुमेंट n प्लस 1 बाई लॉग बेस 3 आर्गुमेंट n प्लस 1 बाई लॉग बेस 4 आर्गुमेंट n प्लस अप टू आपके पास 1 बाई लॉग बेस 2020 आर्गुमेंट n। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर सारे का बेस डिफरेंट है, आर्गुमेंट सेम है। तो लॉग का प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हम लोगों को सारे का बेस हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंस है कि सर सबको इसको ना डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो हम लोग ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। लॉग बेस n आर्गुमेंट 2 हो जाएगा, ये लॉग बेस n आर्गुमेंट 3 हो जाएगा, ये लॉग बेस n आर्गुमेंट 4 हो जाएगा, प्लस अप टू लॉग बेस n आर्गुमेंट 2020 हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़े आराम से लॉग की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोल सकते हैं कि लॉग बेस n आर्गुमेंट 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू 2020। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं इसको 1 इंटू भी कर दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 का मल्टीप्लीकेशन तो किसी भी जगह ला सकते हैं हम लोग। अब यहां से हमारे पास 1 से लेकर के 2020 तक को हम लोग अलजेब्रा के सेंस में बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल 2020। ध्यान देना बेटा, फैक्टोरियल 2020 कहने का सेंस है कि उसका जो वैल्यू होगा 1 से लेकर प्रोडक्ट कर लो 2020 तक। फैक्टोरियल 10 मतलब 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट कर लो आप। तो हमारे पास n का भी वैल्यू कुछ वैसे ही दिया हुआ है कि लॉग बेस n बोले तो 2020 का फैक्टोरियल और ऊपर भी 2020 बेस है। तो इस तरीके से इसका पूरे का वैल्यू हो गया हमारे पास 1। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, देख लो बच्चों। एक बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, सारे बुक में आपको मिलेगा। अगर मैं बोल दूं प्रूफ दैट log base 2 argument 3 is an irrational number। मतलब लॉग में जब भी किसी लॉग का वैल्यू के बारे में प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए कि प्रूफ करो कि लॉग का ये वाला वैल्यू इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली प्रूफ करने का जो सबसे आसान सा तरीका है कुछ इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे कि हम लोग मान के चलेंगे कि ये वाला वैल्यू जो है ना रैशनल है और दिखा देंगे कि हमारा मानना गलत है। आई मीन टू से विच इज कॉन्ट्रोडिक्ट आवर सपोजिशन, कॉन्ट्रोडिक्शन पे दिखा देंगे। आई मीन टू से कि अगर मैं मान लूं कि लेट x इक्वल टू लॉग बेस 2 आर्गुमेंट 3 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कि लॉग बेस 2 आर्गुमेंट 3 इक्वल टू मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख देता हूं, जहां पर p और q बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहां से log को अगर हम लोग हटाते हैं तो 3 इक्वल टू बोलेंगे 2 टू द पावर p बाई q, है ना? दोनों तरफ पावर ना q ले लेते हैं, तो 3 टू द पावर q इक्वल टू 2 टू द पावर p बाई q और होल टू द पावर q, ये q से q कैंसिल हो गया। तो यहां से 3 टू द पावर q इक्वल टू 2 टू द पावर p। अब प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि बाई ऑब्जर्वेशन बता सकते हो 3 टू द पावर q इक्वल टू 2 टू द पावर p पॉसिबल कब है? तो मैं बोलूंगा यही तभी होगा इफ p इक्वल टू q इक्वल टू 0।
एक बात ध्यान देना कि p और q का वैल्यू अगर 0 लोगे तभी हमारे पास 3 टू द पावर 0 1 2 टू द पावर 0 1 1 इक्वल टू 1 होगा। अदरवाइज p और q के किसी भी वैल्यू के लिए आई मीन टू से 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे ना तो 3 टू द पावर q 2 टू द पावर p के बराबर नहीं होगा। तो आप बताओ p एंड q इक्वल टू 0 आया, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में है हमारे पास तो रेशनल हमने मान रखा है, तो हमारे पास q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू सपोजिशन क्या मैं बोलूंगा q नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स बोल सकते हैं ना विच इज कॉन्ट्रोडिक्ट आवर सपोजिशन, कॉन्ट्रोडिक्ट आवर सपोजिशन। देयरफॉर बोल सकता हूं मैं कि log base 2 आर्गुमेंट 3 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। देखो सारे लोग, एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दूं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ log to the base 2 argument x square plus 4x plus 12, मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। ध्यान देना सारे लोग, समझने की कोशिश करो। और एक और क्वेश्चन मैं मिनिमम और मैक्सिमम पे इसमें डाल सकता हूं, बट एक बात समझना कि बहुत सारे बुक में ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि मिनिमम वैल्यू बताओ लॉग का, मैक्सिमम वैल्यू बताओ लॉग का क्या होगा। तो ये जो सारा जो हमारे पास है ना मिनिमम और मैक्सिमम लॉग के ग्राफ के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर बेस्ड होगा। तो कुछ हम लोग पहले लॉगरिथम का ग्राफ पढ़ लेते हैं, आई मीन टू से लॉगरिथमिक फंक्शन का पहले हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलो और ध्यान देना, लेके चलते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी हम लोग और डिस्कशन करेंगे लॉग से रिलेटेड, कुछ और हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। बट उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के पहले लॉग का हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं कि लॉग का ग्राफ होता कैसा है और इसका प्रॉब्लम में यूज क्या है। ठीक है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही आगे हम लोग प्रॉब्लम के लेवल को थोड़ा इनहैंस करेंगे हम लोग। एनीवे, तो हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू लॉग टू द बेस a आर्गुमेंट x का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग को दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि a का वैल्यू आपके पास दो केसेस लेके चलना पड़ेगा कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेके चल रहे हो या फिर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेके चल रहे हो। तो चलो हम लोग केस फर्स्ट की पहले बात कर लेते हैं, a ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 में एग्जांपल ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट x। मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का सबसे आसान सा मेथड टेबुलर फॉर्म, 10th वाला मेथड, बिल्कुल उसी मेथड को मैं यहां पे लाना चाहूंगा। फिर शॉर्टकट बताऊंगा मैं, एक में मैं x रखता हूं, दूसरे में मैं y रखता हूं। अगर x का वैल्यू मैं 1 पुट करता हूं तो log बेस 2 आर्गुमेंट 1 का वैल्यू 0 होता है। अगर x का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो log बेस 2 आर्गुमेंट 2 का वैल्यू 1 होता है। अगर x का वैल्यू मैं 2 का स्क्वायर पुट करता हूं तो वैल्यू 2 चला जाएगा। ठीक है ना। अगर x का वैल्यू 1/2 पुट करता हूं तो वैल्यू -1 चला जाएगा। अब ये सारे पॉइंट को xy प्लेन में बड़े आराम से आप दिखा सकते हो। चलो ध्यान दो, तो x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 0, ये 1,0 ले लिया हमने। ठीक है, x का वैल्यू 2 पे y का वैल्यू 1, तो ये हमने 2 ले लिया। तो 2 पे y का वैल्यू 1 हमारे पास कुछ इस तरीके का मैं दिखा सकता हूं। ठीक है, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर पे y का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर ले लिया और y का वैल्यू 2 ले लिया मैंने। तो कुछ इस तरीके का पॉइंट हमारे पास हमने दिखा दिया। फिर x का वैल्यू 1/2 लिया मैंने, 1/2 पे y का वैल्यू -1 है, -1 कुछ इस तरीके से हमने दिखा दिया। अब 1 2 3 और 4 ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए जो ग्राफ प्लॉट करोगे ना, तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का आपके पास आएगा, ऐसा आएगा ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो ग्राफ हमारे पास है ना कि y एक्सिस को -∞ पे जाके टच कर जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि हाँ -∞ पर टच करेगा। तो -∞ पर टच करने का मतलब क्या होगा कि टच करेगा ही, टेंडेंसी टू टच एट -∞। तो आपको लग रहा होगा, मैं फिर बोलना चाहूंगा कि आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ जो है ना y एक्सिस को -∞ पे जाके टच करेगा। तो बिल्कुल टच करेगा। तो -∞ हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन पे तो है नहीं, -∞ पे हम लोग पहुंच सकते नहीं है। तो मैं बस बोल सकता हूं कि दे विल इंटरसेक्ट, आई मीन इट विल टच द y एक्सिस
मतलब इट विल टच द नेगेटिव वाई एक्सिस एट माइनस इन्फिनिटी, बट एक्चुअली ये टच नहीं करेगा। तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि यहां पे ना एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज करते हैं कि वैसा लाइन जो ग्राफ को आई मीन जो कर्व को इंफिनिटी पे या माइनस इंफिनिटी पे टच करे तो उसे उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट, ASYMPTOTE। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो y एक्सिस है ना log x के लिए एसिम्पटोट का काम करेगा। जैसे इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझ सकते हैं, कभी आप रेल के ट्रैक पे ना खड़े हो जाओ, रेल के ट्रैक पे खड़े हो जाओ और बिल्कुल ट्रैक को ना बिल्कुल अच्छे से देखो, आप बिल्कुल सीधा देखो, आपको ये फील होगा ना कि दोनों ट्रैक का बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कम होते चला जाएगा। तो कम होते चला जाएगा तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एसिम्पटोट होगा, है कि नहीं। और ये एसिम्पटोट आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है। तो एसिम्पटोट के लिए कुछ इस तरीके से डेफिनेशन याद रख लो कि एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन which touches the curve at infinity or at minus infinity। बस इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, राइट ना। ओके, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि log बेस 2 आर्गुमेंट x का ग्राफ आप इस तरीके से लर्न करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। सबसे पहली बात कि शॉर्टकट तरीका से किसी ने बोल दिया कि अगर आपने log का ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लिया तो वो तरीका आपके पास कैसे अपनाया आपने। तो आई मीन लॉजिक के बारे में कोई पूछ देता है बताओ लॉजिक इसके पीछे क्या है, तो मैं लॉजिक यही दूंगा कि आप टेबुलर फॉर्म से ग्राफ प्लॉट कर लो। टेबुलर फॉर्म से ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखना आपके पास जो ग्राफ का नेचर आएगा और जो हमने ग्राफ का नेचर अभी प्लॉट किया है दोनों सेम ही होगा। तो बेटर हमारे पास है कि शॉर्टकट तरीका को ज्यादा अच्छे से हम लोग आई मीन उसे माइंड में रखें। एनीवे देखो आप ध्यान दो, ये 1,0 y इक्वल टू लॉग बेस ए आर्गुमेंट x का ग्राफ है, बशर्ते कि बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो। लेकिन जैसे ही बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में चला जाएगा ना तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का चला जाएगा। 1,0 ग्राफ ये भी वही है, log x का ही है, log टू द बेस a आर्गुमेंट x। बस यहाँ पे जो बेस होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आप टेबुलर फॉर्म से प्लॉट करोगे तो ग्राफ का नेचर बिल्कुल देखना इसी तरीके से आएगा। अब जैसे सपोज करो मेरे को प्लॉट करना है y इक्वल टू लॉग बेस e आर्गुमेंट x, तो बेस का वैल्यू तो हमारे पास 1 से बड़ा है, ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का जाएगा 1,0। तो मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का ग्राफ है। क्यों, x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहने का मतलब ये है कि आपके पास x का वैल्यू बढ़ाओ y का वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का है, मतलब फंक्शन के सेंस में मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू बढ़ाते चले जाओ तो y का वैल्यू हमारे पास घटते चला जाएगा, दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लेके चल सकते हो, अच्छे से ध्यान दो। ये सपोज करो कि अगर हमने x का वैल्यू अल्फा पुट किया तो यहाँ से y का वैल्यू हमारे पास आ गया, y का वैल्यू ध्यान देना, x का वैल्यू अगर मैं अल्फा पुट करूंगा यहाँ पे तो y का वैल्यू आ जाएगा log बेस a आर्गुमेंट अल्फा। x का वैल्यू मैं बीटा पुट करूंगा ना तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास log बेस a आर्गुमेंट बीटा। तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि fx जो हमारे पास होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो ये ग्राफिकल, बट उसका मैथमेटिकल सेंस क्या होगा, तो मैं बोलूंगा अल्फा लेस देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ अल्फा, या मैं बोल दूं कि log बेस a आर्गुमेंट अल्फा इज आल्सो लेस देन log बेस a आर्गुमेंट बीटा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ये मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ, ये ग्राफिकल एनालिसिस हुआ, और ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू बढ़ाते जाओ तो y का वैल्यू बढ़ते जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल ज्यादा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे दिमाग नहीं खराब करवाना चाह रहा हूं सबका। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है आपके पास 12th में, आई मीन टू से कि मोनोटोनिसिटी एक चैप्टर ही है, एक आई मीन टू से सब टॉपिक ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो मैं उस पर भी फोकस नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास लॉग का ग्राफ हमारे पास आया कुछ इस नेचर का आया, तो मैंने बोल दिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मैथमेटिकल सेंस क्या हुआ। एक मैथमेटिकल सेंस बहुत ज्यादा है और सारा मैथमेटिकल सेंस है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, बट उस पे मैं माइंड को भी फोकस नहीं करवाना चाह रहा हूं। तो इंक्रीजिंग का मैथमेटिकल सेंस तो अल्फा लेस देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट log बेस a आर्गुमेंट अल्फा लेस देन आल्सो log बेस a आर्गुमेंट बीटा, ठीक है, एंड इंप्लाइड बाय आल्सो, इट शुड बी रिमेंबर।
आई मीन टू से, ध्यान देना, अगर इसको प्रॉब्लम में यूज करने का तरीका मैं समझना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर मेरे पास एक इंटरवल दे दिया जाए और उस इंटरवल के दोनों तरफ मेरे को लॉग लगाना है, तो आप देख लेना लॉग का बेस हमारे पास 1 से बड़ा चाहिए या 1 से छोटा चाहिए। अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है तो दोनों तरफ लॉग का बेस 1 से बड़ा लगाओ, देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। आई मीन टू से लेस है तो लेस होगा और ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होगा। इट शुड बी रिमेंबर। क्या मैंने बोला, फिर से समझने की कोशिश करो कि अगर कोई मेरे पास एक इंटरवल दिया गया है और उस इंटरवल के दोनों तरफ मैं लॉग लगाना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉग का बेस हमारे पास 1 से बड़ा लगाना है या लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में लगाना है। अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग का बेस 1 से बड़ा के लिए वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई मीन टू से दोनों तरफ लॉग का बेस 1 से बड़ा लगाओगे तो इनइक्वालिटी का सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेस है तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। और कन्वर्स भी ट्रू है। आई मीन टू से कि हमारे पास लॉग बेस a आर्गुमेंट अल्फा लेस देन लॉग बेस a आर्गुमेंट बीटा दिया हुआ है, दोनों तरफ लॉग हटाना चाह रहा हूं ना, तो आप देख लेना बेस का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा है, इनटू से 0 से 1 के बीच में। अगर लॉग का बेस 1 से बड़ा है, लॉग हटाओ, देयर इज नो चेंज ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इट शुड बी रिमेंबर। और डिक्रीजिंग के नेचर के बारे में अगर हम लोग बात करें यहां पे बढ़िया से समझना, तो आप सोचो x का वैल्यू अल्फा हमारे पास यहां पुट किया मैंने, तो y का वैल्यू हमारे पास मिला log बेस a आर्गुमेंट अल्फा। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू हमने बढ़ा दिया बीटा, तो y का वैल्यू हमारे पास कुछ ये मिल रहा है, देख रहे हो ना, log बेस a आर्गुमेंट बीटा। मतलब x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू घट रहा है। तो इसको हम लोग आई मीन टू से मैथमेटिकली कैसे लिखें, तो अल्फा लेस देन बीटा, दिस इंप्लाइज दैट log बेस a आर्गुमेंट अल्फा इज ग्रेटर देन log बेस a आर्गुमेंट बीटा एंड implied by आल्सो। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ इस कॉन्सेप्ट को ना, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कोई एक इंटरवल दे दिया जाए और उस इंटरवल के दोनों तरफ लॉग लगाने की बात करें, तो आप उसका बेस देख लेना। अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, लॉग हटाओ, आई मीन टू से लॉग लगाओ, इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर आपने लगाना चाहा दोनों तरफ, तो लॉग हटाओ, लॉग लगाओगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर और ग्रेटर है तो लेस। क्यों? क्योंकि फंक्शन 0 से 1 के बीच में बेस होगा, तो log x हमारे पास डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होगा। ठीक है ना। अभी मैं इसको प्रॉब्लम यूज करने का तरीका भी बताता हूं, कैसे यूज करेंगे प्रॉब्लम में। एनीवे ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। तो एक बात बताओ कि अगर मेरे को ना y इक्वल टू लॉग बेस 1/10 आर्गुमेंट x का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने की बात करूं, तो मैं बोलूंगा बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके का मैं ले लूंगा मैं, ये 1,0। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है लॉग का, ताकि आपको ये फील हो कि ये y एक्सिस को आगे जाके टच करने के सिचुएशन में हो, टच करने के पोजीशन में हो। ठीक है ना। चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे सपोज करो, ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन लॉग के लिए, लिसन टू मी। लॉग का जो ग्राफ हमने पढ़ा है ना, कि लॉग का ग्राफ आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि कौन सा आपके पास जो ग्राफ दिया हुआ है वो लॉग का ग्राफ कौन कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। जैसे सपोज करो कि इसको मैं क्वेश्चन के तरीके से मैं देखना चाहूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ is oblique are true for y equal to log base 10 argument x। ध्यान दो, इसमें बहुत सारा मैं ग्राफ दे रहा हूं, सबको प्रेडिक्ट करना है कौन कौन सा ग्राफ log base 10 argument x के लिए सही है। 1,0 1,0 1,0 और ये ले लिया हमने 1,0। ठीक है, 4 ग्राफ दे दिया मैंने। आपको लग रहा होगा बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का तो चारों ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का है, आई मीन टू से चारों ऑप्शन हमारे पास सही होगा। लेकिन जरा सोचो कि y इक्वल टू x और y इक्वल टू log बेस 10 आर्गुमेंट x में अगर हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करें वैल्यू को, चलो आप बताओ, x का वैल्यू 1 अगर पुट करो तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करूंगा ना तो y का वैल्यू आ जाएगा 0, क्योंकि log बेस 10 आर्गुमेंट 1 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से x का वैल्यू अगर मैं 10 पुट करूंगा ना तो y का वैल्यू आ जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 10 पुट करूंगा ना तो y का वैल्यू आ जाएगा 1। मतलब आपको ये फील होगा कि एट द सेम वैल्यू ऑफ x पे y का वैल्यू अगर इसमें कंपेयर करें तो y का वैल्यू y इक्वल टू x का ज्यादा है एज कंपेयर टू y इक्वल टू log बेस 10 आर्गुमेंट x। एट द सेम वैल्यू ऑफ x पे अगर y का वैल्यू कंपेयर करें ना, तो
तो y इक्वल टू एक्स का वैल्यू ज्यादा है, y इक्वल टू लॉग बेस 10 आर्गुमेंट x है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि y इक्वल टू लॉग एक्स लॉग बेस 10 आर्गुमेंट x के ग्राफ को अगर प्रेडिक्ट करना है कौन सा ग्राफ सही है कौन सा ग्राफ गलत है ना, तो उस ग्राफ पे ना बिल्कुल उसी ग्राफ पे y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ प्लॉट कर दो और देख लो y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ y इक्वल टू लॉग एक्स के ग्राफ से ऑलवेज ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि इसका वैल्यू ऑलवेज इससे बड़ा मिल रहा है। इसका वैल्यू ऑलवेज इससे बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ जब भी होगा तो y इक्वल टू लॉग एक्स लॉग बेस 10 आर्गुमेंट x के ग्राफ से ऑलवेज ऊपर होगा। आई मीन टू से कि y इक्वल टू लॉग बेस 10 आर्गुमेंट x का जो ग्राफ होगा y इक्वल टू x लाइन के ग्राफ के ऑलवेज नीचे लाई करना चाहिए। और y इक्वल टू x का ग्राफ तो सबको पता है, y इक्वल टू x में इसको बिल्कुल आसान है, ये तो 9th 10th में भी पढ़ चुके हो आप लोग। y इक्वल टू x कहने का मतलब है कि y इक्वल टू mx का स्पेशल केस है जहां पर m का वैल्यू 1 है। m हमारे पास होता है स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, तो m का वैल्यू 1 इसका मतलब है स्लोप 1। स्लोप 1 इसका मतलब है tan थीटा 1, क्योंकि स्लोप को tan थीटा भी बोलते हैं और tan थीटा 1 कहने का मतलब थीटा 45 डिग्री। तो क्यों ना मैं ऐसा प्लॉट करूं, ऐसा मैं कोशिश करूं y इक्वल टू x के लिए हम लोग ऐसे लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है जो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए और ओरिजिन से पास करे। तो x के साथ 45 डिग्री का एंगल और ओरिजिन से पास करे, तो कुछ इस तरीके का मैं बोल सकता हूं। 45 डिग्री का एंगल कहने का मतलब ये होना कि x और y को बाइसेक्ट करना चाहिए, ये एंगल 45 डिग्री y इक्वल टू x 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? ध्यान देना, बिल्कुल बाइसेक्ट कराते हुए y इक्वल टू x y इक्वल टू x। अब क्या ध्यान रखना है कि y इक्वल टू x के ऑलवेज नीचे होना चाहिए ग्राफ y इक्वल टू लॉग x का। अब इसमें देखो कुछ ग्राफ नीचे और कुछ ग्राफ ऊपर है, इसलिए ये लॉग का ग्राफ गलत है। ये ग्राफ ऑलवेज y इक्वल टू x लाइन के नीचे है तो ये सही है। कुछ पार्ट नीचे कुछ पार्ट ऊपर है तो ये ग्राफ गलत है। ये ऑलवेज y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे है तो ये सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू लॉग बेस a आर्गुमेंट x व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ अगर दे दिया जाए बहुत सारा पॉसिबिलिटीज, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन कौन सा ग्राफ सही कौन कौन सा ग्राफ गलत है? तो उसी ग्राफ पे y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ प्लॉट कर देना, ठीक है। और देखना कि log x का ग्राफ कौन सा y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे है। जो नीचे है वो ग्राफ सही है, जो ऊपर है वो गलत है। कोई जो इंटरसेक्ट कर दिया वो भी गलत है। समझ में आ रहा है ना? और इसके पीछे और सारा रीजन है कि क्यों हम लोग बोलते हैं द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log बेस a आर्गुमेंट x when base is greater than 1 is always lies below the line y equal to x। क्यों बोलते हैं ऐसा? तो उसके पीछे और रीजन है, वो कैलकुलस से है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट अभी ये काफी है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे कि log बेस a आर्गुमेंट x when a is greater than 1 दे दिया जाए, बहुत सारा ग्राफ दे दिया जाए, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा ग्राफ सही और कौन सा ग्राफ गलत होगा। राइट ना? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझो, अब आइए लेके चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log बेस a आर्गुमेंट x। ध्यान दो, समझो। देखो, आपको अभी मैंने बताया कि log का ग्राफ अगर बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा ना तो y इक्वल टू लॉग बेस a आर्गुमेंट x अगर कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। लेकिन जैसे ही बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा ना तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का चला जाएगा, y इक्वल टू लॉग बेस a आर्गुमेंट x व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 टू 1। ठीक है ना? अब जरा तुम सोचो, यहाँ पे बढ़िया से दिमाग लगाना, सारे बच्चे बढ़िया से समझना। अगर हमने x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लिया, आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में लोगे तो y का वैल्यू जब भी मिलेगा तो नीचे मिलेगा। y का वैल्यू नीचे मिलने का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना सारे लोग कि अगर मैं x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लूँ ना, दिस इंप्लाइज दैट y बोले तो हमारे पास log बेस a आर्गुमेंट x, तो y बोले तो log बेस a आर्गुमेंट x मस्ट बी लेस देन 0। मतलब यहां से मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा किसी भी लॉग के वैल्यू को देखते हुए कि कौन सा लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा। तो 0 के लिए तो बहुत आसान है, जब लॉग का आर्गुमेंट 1 हो जाए तो लॉग का वैल्यू 0। बट पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ही मैं ये आपके पास ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये ग्राफ से सोचने का तरीका कि हमने क्या लिया कि बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है तो देख लेना, अगर आर्गुमेंट का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आर्गुमेंट का वैल्यू ग्रेटर देन आपने 1 ले लिया,
मतलब 1 से बड़ा ले लिया, तो 1 से बड़ा कुछ भी लोगे ना तो y का वैल्यू जब भी मिलेगा तो ऊपर ही मिलेगा, पॉजिटिव y पे ही मिलेगा, तो पॉजिटिव y भी मिलेगा। इसका मतलब y पॉजिटिव कहने का मतलब है log बेस a आर्गुमेंट x पॉजिटिव, आई मीन टू से कि log बेस a आर्गुमेंट x शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से बोलना क्या चाह रहा हूं कि log का अगर हमारे पास वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए आया कि पैसे पता कर पाएंगे कि log का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देख लेना बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, जस्ट लिसन टू मी, बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो देखना आर्गुमेंट अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो log का वैल्यू नेगेटिव, आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा होगा तो log का वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, सेम सिचुएशन देखो यहां पे भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुआ, अच्छे से ध्यान दो बच्चे, चलो बताओ 0 से 1 के बीच में अगर कुछ भी पुट करूंगा तो y का वैल्यू तो जस्ट ऊपर ही मिलेगा, नीचे तो कोई ग्राफ है नहीं। इसका मतलब है कि log बेस a आर्गुमेंट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 1 से बड़ा मिला तो 1 से बड़ा के लिए हमारे पास y का वैल्यू तो नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट log बेस a आर्गुमेंट x इज लेस देन 0। आपको ये फील हो रहा होगा ना कि दूसरे का रिवर्स है, बढ़िया से देख लो अच्छे से सारे लोग, एक दूसरे का जस्ट रिवर्स चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके पास लॉग का वैल्यू प्रेडिक्ट कर लोगे कि कौन सा लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा लॉग का वैल्यू नेगेटिव होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि आप देख लेना कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव को प्रेडिक्ट करने के लिए लॉग का बेस देख लेना कि बेस का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रहा तो 1 से बड़ा रहा ना, तो उसमें देख लेना कि आर्गुमेंट अगर 1 से बड़ा है तो वैल्यू पॉजिटिव, आर्गुमेंट अगर 0 से 1 के बीच में है तो वैल्यू नेगेटिव, और इसी का जस्ट रिवर्स बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच के लिए। अब जैसे सपोज करो अगर हमने क्वेश्चन में आपके पास कुछ इस तरीके का दे दिया, which of the following, ध्यान देना, which of the following the value of log will be positive और नेगेटिव। जैसे सपोज करो फर्स्ट में मैंने दे दिया log बेस 2 आर्गुमेंट 3, सेकंड में दे दिया log बेस 3 आर्गुमेंट 1/7, थर्ड में हमने दे दिया log बेस 1/7 आर्गुमेंट 9, फोर में हमने दे दिया log बेस 1/5 आर्गुमेंट 1/2। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बताया बताओ, बेस का वैल्यू देखना 1 से बड़ा और आर्गुमेंट 1 से बड़ा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्यों? बेस का वैल्यू 1 से बड़ा में ग्राफ ये जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आर्गुमेंट 1 से बड़ा तो आर्गुमेंट 1 से बड़ा में log का वैल्यू पॉजिटिव। बेस का वैल्यू 1 से बड़ा ग्राफ ये गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का, आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में तो ये वाला वैल्यू नेगेटिव हो गया। बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में log का ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा, लेकिन आर्गुमेंट 1 से बड़ा है तो आर्गुमेंट 1 से बड़ा के लिए log का वैल्यू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया हमारे पास। ठीक है, बेस और आर्गुमेंट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था, पूरे का वैल्यू पॉजिटिव होगा जो मैंने बता रखा है। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे ना log का वैल्यू को देखते हुए, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे log का वैल्यू पॉजिटिव होगा या log का वैल्यू नेगेटिव होगा। जीरो के बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ वैल्यू को कंपेयर करते हैं log में। पहले ध्यान देना सारे लोग, समझो। आप बताओ अगर हमने क्वेश्चन में दे दिया विच इज ग्रेटर log बेस 2 आर्गुमेंट 3 और log बेस 2 आर्गुमेंट 4 फर्स्ट में, सेकंड में दे दिया log बेस 1/3 आर्गुमेंट 5 और log बेस 1/3 आर्गुमेंट 1/7। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूं 7 कर देता हूं। थर्ड में दे रहा हूं log बेस 1/3 आर्गुमेंट 1/2 और log बेस 1/3 आर्गुमेंट 1/7। उसके बाद मैं दे देता हूं 4 में log बेस 5 आर्गुमेंट 1/7 और log बेस 5 आर्गुमेंट 1/9। मतलब अभी हम लोग जान लेंगे कि सेम बेस में कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा log का वैल्यू ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन लेके चलना बेटा। ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो अगर मैं इसमें मेरे को एमिटो से कंपेयर करना है, तो बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए ग्राफ आप ये देख लो, 1 से बड़ा के लिए ग्राफ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, y = log बेस a आर्गुमेंट x when a is greater than 1। अब यहाँ पे देख लो हमारे पास वैल्यू, आर्गुमेंट मेरे पास 3 दिया हुआ है, आर्गुमेंट हमने 3 ले लिया, 3 पे वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके का वैल्यू मिलेगा। फिर आर्गुमेंट 4 दिया हुआ है तो आर्गुमेंट 4 ले लिया, 4 पे वैल्यू कुछ इस तरीके का मिलेगा मेरे को, ध्यान दे रहे हैं ना।
तो मुझे लग रहा है कि ये वाला वैल्यू जो होगा इस वैल्यू से बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फाइनल आंसर बोलेंगे हम लोग log बेस 2 आर्गुमेंट हो, है कि नहीं? क्लियर है ना? वैसे भी जरा तुम सोचो कि अगर बेस का वैल्यू अगर आप 1 से बड़ा लेते हो तो बेस का वैल्यू 1 से बड़ा में फंक्शन तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कहने का मतलब क्या होगा? x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे तो y का वैल्यू भी बढ़ते चल जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि log का वैल्यू अगर कंपेयर करना है कौन सा वैल्यू बड़ा और कौन सा वैल्यू छोटा है, अगर बेस सेम रखा तो देख लेना बेस का वैल्यू क्या 1 से बड़ा है क्या? अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर, उसके बाद देख लेंगे कि आर्गुमेंट किसका बड़ा, आर्गुमेंट जिसका बड़ा होगा log का वैल्यू उसका ही बड़ा मिल जाएगा। तो आप देख लो बेस का वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा, तो आर्गुमेंट हमारे पास 1/7 इज मोर ग्रेटर देन आई मीन टू से 1/7 का वैल्यू जो होगा 1/9 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेटर के बारे में कि log बेस 5 आर्गुमेंट 1/7 होगा आंसर इसका, ठीक है? अब उसी तरीके से देख लो बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच के लिए ग्राफ आप प्लॉट कर लो। तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा 1,0 बता चुका हूं मैं y इक्वल टू log बेस a आर्गुमेंट x व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1। तो आपको ये फील हो रहा होगा ना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर का है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि x का वैल्यू बढ़ाओगे तो y का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ पर देख लेना बेस में हमारे पास क्या 0 से 1 के बीच में अगर बेस होगा तो देखना आर्गुमेंट जिसका बड़ा होगा वैल्यू ओवरऑल log का उतना ही कम होते चला जाएगा। तो आप बताओ बेस 0 से 1 के बीच में है, log का ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा, आर्गुमेंट इसका बड़ा है तो आर्गुमेंट इसका बड़ा है तो वैल्यू इसका छोटा हो जाएगा। तो मेरे को ग्रेटर लेना है तो यहाँ इसके लिए आंसर मैं बोलूंगा log बेस 1/3 आर्गुमेंट 5। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी देख लो हमारे पास बेस 0 से 1 के बीच में है तो हमारे पास आर्गुमेंट जितना बड़ा लोगे तो वैल्यू उतना ही छोटा आएगा। तो आर्गुमेंट बड़ा हमारे पास 1/2 इज ग्रेटर देन 1/7। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा log बेस 1/3 आर्गुमेंट 1/7। क्या बोलना चाह रहे समझ में आ रहा है ना? तो log का वैल्यू कंपेयर कैसे करेंगे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर हमारे पास log में कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए और बेस दोनों में डिफरेंट दे दिया जाए कि दोनों में बेस डिफरेंट है और उसके बाद कंपेयर करने की बात कर दिया जाए तो कैसे कंपेयर करेंगे? सपोज करो log बेस 2 आर्गुमेंट 3 एंड log बेस 3 आर्गुमेंट 4 को कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है कि log बेस 2 आर्गुमेंट x का ग्राफ प्लॉट कर लो और log बेस 3 आर्गुमेंट x का ग्राफ प्लॉट कर लो ऑन द सेम एक्सिस, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका। और दोनों के ग्राफ को प्लॉट करने के बाद एक पे आर्गुमेंट 3 पे देख लो y का वैल्यू क्या आएगा, दूसरे में जो ग्राफ हमारे पास है उसमें आर्गुमेंट 4 पे देख लो y का वैल्यू क्या आएगा और उसके बाद कंपेयर कर लो कौन सा वैल्यू बड़ा कौन सा वैल्यू छोटा है, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? एक क्वेश्चन देखो इसमें और अच्छा बनेगा क्वेश्चन अगर हमारे पास बेस डिफरेंट दे तो ध्यान देना सारे लोग समझो। देखो बच्चों क्वेश्चन हमने दे दिया विच इज ग्रेटर x इक्वल टू log बेस 3 आर्गुमेंट 5 और y इक्वल टू log बेस 17 आर्गुमेंट 25। मैं क्या बोल रहा हूँ बढ़िया समझना। तो एक तरीका तो ये है कि y इक्वल टू log बेस 3 आर्गुमेंट x का ग्राफ प्लॉट कर लो, उसके बाद y इक्वल टू log बेस 17 आर्गुमेंट x का ग्राफ प्लॉट कर लो और दोनों का ग्राफ ऑन दी सेम एक्सिस ही प्लॉट करो। और सेम एक्सिस प्लॉट करोगे तो प्लॉट कैसे करेंगे? तो टेबुलर फॉर्म से, टेबुलर फॉर्म जो भी हमने बताया था बिल्कुल शुरू में, टेबुलर फॉर्म से प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद दो ग्राफ हमारे पास मिल जाएंगे और उस दोनों ग्राफ में जो हमारे पास y इक्वल टू log बेस 3 आर्गुमेंट x का ग्राफ है उसमें आर्गुमेंट 5 पुट करके y का वैल्यू निकाल दो और इसमें log बेस 17 आर्गुमेंट x में आर्गुमेंट 25 पुट करते हुए y का वैल्यू निकाल दो और कंपेयर कर लो किसका वैल्यू बड़ा है और किसका वैल्यू छोटा है। तो एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि कोशिश ये करो कि दोनों का बेस हमारे पास सेम हो जाए। अगर दोनों का बेस सेम कर सकते हो तो बड़े आसानी से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है x इक्वल टू ना log बेस 3 आर्गुमेंट 5, 1/x की बात करेंगे कितना बोलेगा 1/log बेस 3 आर्गुमेंट 5। अब बताओ इसको आपस में एक्सचेंज करेंगे तो हो जाएगा ना log बेस 5 आर्गुमेंट x, है ना? तो 1/x का वैल्यू मेरे पास निकल गया। उसी तरीके से अगर हम लोग मेरी बात को अच्छे से समझना, यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है log बेस 17 आर्गुमेंट 25, 1/y की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/log बेस 17 आर्गुमेंट 25। इसको ऊपर ले जाएंगे तो log बेस 25 आर्गुमेंट 17, इसको 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, तो 5 का स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा ना कि 1/2 log के प्रॉपर्टी से log बेस 5 आर्गुमेंट 17। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर बेस 5 आर्गुमेंट 3 होगा। अब जरा सोचो ध्यान देना बेस 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बेस 5 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1/2 है तो कोशिश करो ना इसमें 1/2 भी ले आए ताकि कंपेयर करना और आसान हो जाए। तो यहाँ से 1/x इक्वल टू log बेस 5 आर्गुमेंट 3 है ना। देखो अच्छे से तो मैं इसमें 1/ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पक्की बात है आपको 3 का पावर 2 लेना पड़ेगा,
क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि लॉग के प्रॉपर्टी से अगर 2 को यहाँ पे लाते हैं तभी तो 2 और 2 कैंसिल होकर के हमारे पास फिर ये हमारे पास लॉग बेस 5 आर्गुमेंट 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा हमने बस इसलिए किया कि कंपेरेबल हो जाए आपके लिए, आसानी से कंपेयर कर लो आप। तो इसको बोल सकते हैं कि लॉग आई मीन टू से 1/2 लॉग बेस 5 आर्गुमेंट 9। तो तुम एक बात बताओ, यहां से बढ़िया से ध्यान देना, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, दोनों का बेस 5, दोनों का बेस 5 हमारे पास है। इसमें आर्गुमेंट हमारे पास 9, इसमें आर्गुमेंट हमारे पास 17 है। तो बेस तो हमारे पास 1 से बड़ा आ गया। तो बेस 1 से बड़ा आ गया तो देख लो आर्गुमेंट किसका हमारे पास ज्यादा बड़ा है। जिसका आर्गुमेंट ज्यादा बड़ा है लॉग का वैल्यू उसका उतना ही बड़ा होगा। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि y 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। देख लो अच्छे से, 1/y इज ग्रेटर देन 1/x। अब मुझे लगता है कि दोनों वैल्यू तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। तो बेसिक मैथमेटिक्स आई मीन टू से हमारे पास फंडामेंटल ऑफ इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से कि अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मैं बोलूंगा y इज लेस देन x, आई मीन टू से x इज ग्रेटर देन y। तो x इज ग्रेटर देन y करने का मतलब क्या हुआ बताओ, विच वन इज ग्रेटर? तो यहां से आंसर हम लोग बोल सकते हैं ना कि log बेस 3 आर्गुमेंट 5। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? 2 मेथड मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट मेथड हमने वर्बली बताया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सेकंड मेथड टारगेट ये करना कि दोनों का बेस किसी भी तरीके से सेम करने की कोशिश करना। सेम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो मजबूरी है ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, तो इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में। देखो बेटा क्वेश्चन लिख लो आप लोग। द नंबर log base 20 argument 3 lies in log base 20 argument 3। ये 4 ऑप्शन दे दिया, किस इंटरवल में लाई करेगा हमने ऑप्शन भी दे दिया है, आई मीन आंसर भी दे दिया है। बी ऑप्शन होगा, आप लोग घर पे कर लेना इसे। ठीक है, और नहीं बनेगा तो मैंने बता ही रखा है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। बट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, ये इरेशनल वैल्यू होगा, जो भी होगा पर्टिकुलर इंटरवल में ही लाई करेगा। ठीक है, चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब देखो जो क्वेश्चन हमने बता दिया था शुरू में कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में दे रहा हूं मैं log बेस 2 आर्गुमेंट x² प्लस 4x प्लस 12। मेरे को इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो एक बात ध्यान देना, सारे लोगों को बोल रहा हूं मैं, पहले आप इसको मान लो लेट y इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट x² प्लस 4x प्लस 12। जब भी log से रिलेटेड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेगा ना तो कोशिश यही करना कि सबसे पहले कि जो मेरे पास आर्गुमेंट दे दिया गया ना उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो। पता है क्यों? अगर मैं आर्गुमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूं ना तो बाहर हमारे पास log लगाना है। तो लॉग लगाना है तो देख लो भैया, लॉग का बेस 1 से बड़ा है, लॉग का बेस 1 से बड़ा मैंने बता रखा है कि लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का होगा। तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो इनइक्वालिटी के सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन टू से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे ही हमारे पास लॉग लगाना है जिसका बेस 0 से 1 के बीच में है तो लॉग लगाएंगे तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। बस यही दिमाग में रखना है। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है कि हमारे पास आर्गुमेंट का रेंज निकाल देना है, आर्गुमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देना है। तो इसको हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए t, ठीक है ना। तो हमारे पास t का वैल्यू कितना है, x² प्लस 4x प्लस 12। इसका रेंज निकालने का बहुत सारा मेथड है, बट मैं किसी पर्टिकुलरली खास मेथड पे आई मीन जो आप 11th के बच्चे नहीं जान रहे हो उस पे मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से निकालना चाह रहा हूँ। इसका परफेक्ट स्क्वायर कर दो इसको, तो x² प्लस 2 इंटू x प्लस, ध्यान दो इसको x को अगर मैंने a मान लिया तो a² प्लस 2a और ये b हो गया तो हम लोग b² को ऐड कर देते हैं और b² को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उससे फायदा ये होगा ना कि यहां से यहां तक हमारे पास मैं बोल सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 12 माइनस 4 बोले तो प्लस 8 हो गया। देख लो सारे लोग अच्छे से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब तुम बताओ कि t का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब t का वैल्यू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 है। स्क्वायर हमारे पास है, स्क्वायर है तो हमारे पास x का वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, स्क्वायर का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है कि t का जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है कि नहीं। तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू पूछा भी नहीं, मैंने मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो बताओ तो t का जो मिनिमम वैल्यू होगा, तो t को मिनिमम होने के लिए पूरे को मिनिमम होना पड़ेगा। इस पूरे को मिनिमम होने के लिए बताओ ये तो कांस्टेंट है तो पक्की बात है इसको मिनिमम होना पड़ेगा,
और आपको पता है कि स्क्वायर का आई मीन टू से एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जब भी होगा तो 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 0 एक्स का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी पुट करोगे ना तो वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ा भाग जाएगा। इसका मतलब है कि स्क्वायर का वैल्यू जब भी मिनिमम होगा कब, जब ये अंदर का वैल्यू 0 हो जाए। तो अंदर का वैल्यू 0 किस पे होगा, x इक्वल टू -2 पे। तो x के वैल्यू से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को बस मिनिमम वैल्यू से मतलब है। तो t का वैल्यू मिनिमम क्या होगा, तो जब ये 0 होगा और ये 0 होगा तो t का मिनिमम वैल्यू 8 होगा। मैं लिख देता हूं एट x इक्वल टू -2, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम एक बात बताओ कि हमारे पास t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ गया, क्योंकि t का मिनिमम वैल्यू 8 का मतलब है ना कि t का वैल्यू जब भी होगा तो 8 या 8 से बड़ा होगा। अब t का वैल्यू 8 या 8 से बड़ा होगा तो जरा तुम सोचो दोनों तरफ हम लोगों को लगाना क्या, log, और वो बेस 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा तो दोनों तरफ log लगाएंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से कि log बेस 2 आर्गुमेंट t लेस देन और इक्वल टू log बेस 2 आर्गुमेंट 8। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब ये वाला वैल्यू हमारे पास लिख लो, y हमारे पास, क्योंकि हमने y मान रखा है तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको 2 का पावर 3 बोल सकते हैं ना, तो log बेस 2 आर्गुमेंट 2 टू द पावर 3, आई मीन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 log बेस 2 आर्गुमेंट 2, और ये पूरे का वैल्यू हमने बढ़ा रखा है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से 1 होता है तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, देयरफॉर y का जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गया वो 3 आ गया। मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो मैं बोल सकता हूं इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होगा तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी, आई मीन t ग्रेटर देन और इक्वल टू इंफिनिटी, व्हाट डज इट मीन बाय दिस? कोई सेंस ही नहीं है। तो वैसे भी किसी का भी मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हमारे पास हो ही नहीं सकता है। एग्जैक्ट इंफिनिटी कोई वर्ड है ही नहीं, इंफिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर है ही नहीं, वेरी वेरी क्लोज टू इंफिनिटी, बट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इंफिनिटी की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। मैंने आपको बता रखा है बेसिक मैथमेटिक्स के वेरी फर्स्ट क्लास में ही कि इंफिनिटी तक हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है? इसलिए जब भी मिनिमम और मैक्सिमम इंफिनिटी को टेंड करता है ना तो वहां पर ये नहीं बोलेंगे मैक्सिमम इंफिनिटी या मिनिमम माइनस इंफिनिटी, कुछ इस तरीके की बात नहीं करेंगे हम लोग, सीधे बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो वाला वैल्यू हमारे पास आई मीन उस वैल्यू पे हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उसकी बात ही हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है? एनीवे इसमें एक और मैं क्वेश्चन आपके पास बता दे रहा हूं, ध्यान देना। अगर एक बात बताओ कि log का बेस अगर मैं बोल देता 1/2 अगर मैं कर देता तो जैसे यहाँ पे 1/2 दोनों तरफ लेते हैं तो इक्वलिटी का साइन हमारे पास चेंज हो जाता। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, ये ध्यान देना आप लोग। अब जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन और मैं अच्छा दे देता हूं, बना देता हूं, आई मीन डिस्कस कर देता हूं, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो यहाँ पे ना मिनिमम और मैक्सिमम से रिलेटेड अगर लॉग का क्वेश्चन हमारे पास है तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है ना कि लॉग का जो हमारे पास आर्गुमेंट है ना उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो और उसके बाहर से लगा दो लॉग, आई मीन टू से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंडिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन हमने और कुछ इस तरीके का दे दिया आपके पास, find the minimum value of log base 2 argument x to the power 4 plus 4x square plus 10। आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, अभी हमने बता भी रखा है आपको, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हुए बना लोगे तो चलो इसको होमवर्क में बना लेना आप, ठीक है? बट एक फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान देना। Find the minimum and maximum value of log to the base 3 argument 100 minus 2 into modulus of x plus 3 minus modulus of x minus 1 plus 3 into modulus of x minus 5। बढ़िया से ध्यान देना, ये सारे का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या बोला, याद करो जरा सारे लोग। सबसे पहले तो इसको मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू log बेस 3 100 माइनस 22 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब पहले एक बात बताओ, सारे लोग अच्छे से ध्यान देना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग इनपुट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहले निकाल देते हैं, और इनपुट का भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान ये है कि इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देना कि 100 माइनस माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, तो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 कर दिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ t, तो आप बताओ t का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, देखो तो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। क्या मैं इस तरीके का क्वेश्चन
मॉडुलस में पढ़ा चुका हूँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद होगा जब मॉडुलस का इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो एक मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, याद है ना? उसी शॉर्टकट तरीका को यहाँ पे लगा दो। आई मीन टू से कि आप बताओ x का वैल्यू क्या क्या हमारे पास आएगा, तो इसको 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से और इसको 0 से इक्वेट करोगे ना तो x का वैल्यू -3, 1 और 5 आ जाएगा। -3, 1 और 5 पे पूरे का वैल्यू निकाल लो। तो बताओ -3 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा। -3 -1 -4 का मॉड हो गया 4। अब बताओ -3 -5 हो जाएगा -8 का मॉड 8 into 3 24 विद नेगेटिव साइन -24, मतलब ये हमारे पास आ गया -20। ठीक है ना? चलो ध्यान देना 1 पे वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। 1 पे वैल्यू 3 + 1 4, 4 into 2 8 आ गया ना। 1 पे तो ये 0 हो जाएगा। 1 पे तो -4 का मॉड 4, 4 into 3 12 विद नेगेटिव साइन -12, तो 8 -12 बोले तो -4 हमारे पास आ गया। ठीक है ना? अब एक बार बताओ 5 पे हम लोग चेक कर लें तो 5 + 3 8, 8 into 3 16 8 into 2 16 हो गया। अब 5 - 1 ये 4 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो क्या तुम बता सकते हो कि हमारे पास t का यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पहले बताओ। t का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा कि t मैक्सिमम हमारे पास मिलेगा 20 और t का मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना मिलेगा बताओ, -20। देख लो अच्छे से, t मैक्सिमम 20 और t मिनिमम -20। अब तुम एक बात बताओ सारे लोग, देखना अच्छे से सारे लोग, मेरे को ना ये पूरे का मैक्सिमम चाहिए, अच्छे से ध्यान देना। तो तुम ये 100 - t का वैल्यू, 100 - t का अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो तुम बताओ 100 - t का मैक्सिमम होने के लिए आपके पास इसको ज्यादा से ज्यादा आई मीन कम से कम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही 100 - t का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। सब्ट्रैक्शन जितना कम करोगे ओवरऑल वैल्यू ज्यादा मिलेगा। तो t का कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो t का मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना है बताओ, t का मिनिमम वैल्यू -20 है, तो t इक्वल टू -20 लेंगे ना हमारे पास, तो 100 -20 बोले तो हमारे पास आ गया 120। मैंने क्या बोला, समझ में आया? उसी तरीके से 100 - t का अगर मैं मिनिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो मिनिमम होने का मतलब है कि 100 में से ज्यादा को सब्ट्रैक्ट करो। तो t का मैक्सिमम वैल्यू, तो t का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना है बताओ, 20। तो t का मैक्सिमम वैल्यू 20, तो 100 - 20 अगर हम लोग लेंगे तो इसका मतलब है 80 हमारे पास आ गया 100 - t का मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि 100 - t का मिनिमम वैल्यू आ गया मेरे पास 80 और 100 - t का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 20। तो इस तरीके से तुम बताओ कि 100 - t का वैल्यू जब भी लाई कर रहा है तो 80 से लेकर करके 120 के बीच में लाई कर रहा है। मेरे को अंदर का वैल्यू निकल गया। अब बेस का वैल्यू 3 लगाना है, तो बेस का वैल्यू 3, लॉग का बेस का वैल्यू 3, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लॉग लगाओ, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से कि लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 80 लेस देन और इक्वल टू, इसको y बड़े आराम से बोल देंगे, लेस देन और इक्वल टू लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 120। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि y का जो मिनिमम वैल्यू आ गया लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 80 और y का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 120। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअली ये दो क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस इतना है ना कि लॉग से रिलेटेड जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें ना तो आप उसके आर्गुमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दो किसी भी तरीके से। अब वो तरीका चाहे जो भी हो, अब तरीका चाहे जो भी हो कहने का मतलब धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट का लेवल, आई मीन टू से आपका जो सोचने का लेवल ना तो और इनहेंस होते चला जाएगा। तो वहां से प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि यार इसका मिनिमम और मैक्सिमम कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और वैसे आगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू पे हम लोग पहुंच जाएंगे। जैसे मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यू पे पहुंच गए तो बाहर लॉग लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है आप लोगों को, राइट ना? ओके, आइए लेके चलते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं मैं। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में ये बोल दिया, ध्यान दो बच्चों, इफ log base 2000 argument 3 belongs to 1 by n plus 1 to 1 by n, और मैं बोल दूं for all n belongs to natural number then find n। मेरी बात को अच्छे से समझना,
log बेस 2000 आर्गुमेंट 3 बिलोंग्स टू, मैंने बोल दिया इनको से log बेस 2000 आर्गुमेंट 3 का वैल्यू मैंने बोल दिया 1/n+1 से 1/n के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरे को n का वैल्यू चाहिए। तो सोचने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, जो दिया हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा कुछ इंटरवल वाइज लिख देता हूँ कि सिंस 1/n+1 लेस देन log बेस 2000 आर्गुमेंट 3 लेस देन और इक्वल टू 1/n, यही दिया हुआ है ना। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए ना, ध्यान देना कि log बेस 3 आर्गुमेंट 2000 इसका वैल्यू, आई मीन टू से 2000 का वैल्यू 3 के पावर में अरेंज कर दो कि 3 के पावर में अगर मैं अरेंज करूं, जैसे सोचो ना 3 का पावर 2 का वैल्यू होगा 9, 3 का पावर 3 का वैल्यू होगा हमारे पास 27, 3 का पावर 4 का वैल्यू होगा 81, 3 का पावर 5 का वैल्यू होगा 243, 3 का पावर अगर मैं 6 लूंगा ना तो 243, 3 का पावर 5 का वैल्यू देख लो ना, 3 का पावर 5 का वैल्यू 243 होगा ना, क्योंकि 81 इंटू 3 करेंगे हमारे पास 3 और ये 243, सही है। 3 का पावर ये 5 आ गया। अब 3 का पावर अगर मैं 6 करूंगा ना तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू से 2 और ये हो जाएगा 6 बोले तो 7, ठीक है ना। अब 3 का पावर 7 की मैं बात करूंगा ना तो 729 को 3 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 6 और 3 इंटू 2 6 बोले तो हमारे पास 2 कैरी करेंगे तो 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 21। तो आपको ये फील हो रहा होगा मैंने क्या बताया कि 2000 को ना 3 के पावर में अरेंज करो कि 3 के पावर में किसके बीच में आ सकता है। तो आपको लग रहा होगा कि 2000 का वैल्यू 729 से बड़ा होगा बट 2187 से छोटा होगा। तो मैं यहां से बोलूंगा सिंस 2000 is greater than 3 to the power 6 but less than 3 to the power 7। पहले बताओ सब लोग एग्री हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट है किसी को? अब बस कुछ नहीं है, दोनों तरफ लॉग लगा दो, बेस 3 मेरे को चाहिए तो बेस 3 लगा दो, तो लॉग बेस 3 हमारे पास, बेस 3 कहने का मतलब क्या हुआ, लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा, तो लॉग का बेस 3 लगाने से इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 3 to the power 6 लेस देन लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 2000 लेस देन log बेस 3 आर्गुमेंट 3 to the power 7। log का प्रॉपर्टी लगाओ, 6 यहाँ पे आ जाएगा तो ये पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 6 लेस देन log बेस 3 आर्गुमेंट 2000 लेस देन हमारे पास ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चों 7। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ध्यान दो सारे लोग, हमारे पास ये पूरे का वैल्यू आ गया 6 से 7 के बीच में, बट मेरे को log बेस 2000 चाहिए। तो तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इसको रिवर्स करूं, आई मीन टू से इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा 1/7 इज लेस देन 1 बाई log बेस 3 आर्गुमेंट 2000 इज लेस देन 1/6, ठीक है। अब जरा मेरे को बेस 2000 चाहिए तो इसको रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करोगे तो हमारे पास 1/7 लेस देन, मैं बोल सकता हूं ना कि log बेस 2000 आर्गुमेंट 3 इज लेस देन 1/6, और इसको इससे कंपेयर बड़े आराम से कर सकते हैं। आई मीन टू से कि n+1 इक्वल टू 7 तो n इक्वल टू 6 या फिर n इक्वल टू 6, तो आंसर हम लोग बोल सकते हैं n इक्वल टू 6। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एनीवे ध्यान देना, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। अब जैसे सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया, इफ log a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ध्यान दो, हम लोग जनरल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल मैथमेटिक्स में मैंने आपके पास बता रखा है कि log का बेस दिया हुआ नहीं है तो बेस हम लोग 10 मानकर चलेंगे, इट शुड बी रिमेंबर। तो log a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू दे दिया गया है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि a b c और d तो सबका वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया गया है। अच्छे से समझना सारे लोग, मेरे पास log a प्लस log b प्लस log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d का वैल्यू दिया हुआ log a प्लस b प्लस c प्लस d। तो अब क्या आप पहले बताओ कि log ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है क्या, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d दिया हुआ है ना। आप फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता तो नहीं है, फॉर्मूला जो होता है उसको यूज करो, log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू कितना
log a प्लस log b प्लस log c प्लस log हमारे पास क्या आ गया d। देख लो अच्छे से सारे लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ इसका वैल्यू इसके हेल्प से ये यूज कर सकते हैं, तो log ऑफ a b c d का वैल्यू हमारे पास आ गया log ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d। अब यहां से बड़े आराम से बोल सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू a प्लस b प्लस c प्लस d। ऐसा मत करना कि log log को कैंसिल कर देना, log log कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास आउटपुट सेम है तो इनपुट भी हमारे पास सेम होगा। इट शुड बी रिमेंबर, क्योंकि हमारे पास log सेम है तो इसका हमारे पास आर्गुमेंट भी सेम होगा, ध्यान दे रहे हैं ना। एनीवे अब यहां से मेरे को ना a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप लोग 11th में पढ़ोगे, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। आई मीन यूजिंग अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन, मैं रफली एक आइडिया दे देता हूँ। अरिथमेटिक मीन हमारे पास 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है कि हमारे पास अगर 2 नंबर a और b लिए तो 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन a प्लस b बाई 2। 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन तो a प्लस b प्लस c बाई 3। मतलब अरिथमेटिक मीन बोल लो या फिर हमारे पास एवरेज बोल लो, बात बराबर ही है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन में समेशन होता है, ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट होता है। अगर 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट का पावर 1/2। तो हमारे पास 4 नंबर है a b c d, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन a प्लस b प्लस c प्लस d डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन, तो चारों का प्रोडक्ट ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा और पूरे का पावर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से भी यहाँ से यूज कर सकते हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू a b c d का पावर 1/4। आप पहले बताओ इसका वैल्यू a इंटू b इंटू c d इंटू d यहाँ बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, तो a b c d ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इंटू a b c d का पावर 1/4। अब देखो बहुत इजी वे में निकल गया ए बी सी डी का मिनिमम वैल्यू, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मिनिमम वैल्यू। चलो डिवाइड कर दो, पॉजिटिव है तो डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी के सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ए बी सी डी बाई ए बी सी डी का पावर हो गया 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर ले जाएंगे तो बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए बी सी डी का पावर हो गया हमारे पास 1 - 1/4 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। दोनों तरफ पावर लेते हैं 4/3, 4/3 पावर ले रहा हूं मैं, तो हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का पावर 4/3। तब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 4 का पावर 4/3, तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का जो मिनिमम वैल्यू होगा 4 का पावर 4/3। समझ में आ रहा है ना। तो चलो मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके पास होमवर्क में दे रहा हूं, आप कॉपी कर लो। चलो बच्चों क्वेश्चन लिख लो आप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये दिया मैंने, सेकेंड ये है, थर्ड ये। सबका आंसर भी दे दे रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर है 3, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने 1 और थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने 1। कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग ना लॉगरिथम का प्रॉपर्टीज को यूज करने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा, लॉग के ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया। बेसिकली लॉग के ग्राफ को हम लोग बेसिक तरीके से यूज कैसे करेंगे, लॉग के ग्राफ को हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम में यूज कैसे करेंगे, हमने ये पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉग से रिलेटेड लॉगरिथमिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हुए x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके पास 2 टॉपिक अभी बचा हुआ है, लॉगरिथमिक इक्वेशन और लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। तो ये 2 टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।